गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग क्लासेस पे। आज की इस क्लास में हम थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 की बात करेंगे, जो कि आपका समावेशी शिक्षा है। इसकी पिछली एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अति लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से एक रिविज़न सेशन को स्टार्ट किया है। तो चलिए इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के प्रश्नों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए कि किस प्रकार से हम बालकों में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों को कम कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ये भी एक बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के प्रश्नों को रटने या याद करने की। बस एक बार आप इन चीज़ों को समझ जाइए कि किसी बच्चे में आपराधिक जो भावनाएं होती हैं वो कब घर करती हैं। तो नंबर 1, इसमें सबसे पहले मैं अभी बुक का बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, आपकी सीरीज़ में जो दिया गया है उसको बिल्कुल भी नहीं रीड कर रही, मैं जस्ट एक जनरल थिंग बता रही हूँ आपको। नंबर 1, पारिवारिक माहौल है ना। पारिवारिक माहौल जो है वो बच्चे के अंदर उठने वाली सभी भावनाओं का जो है वो मूल स्रोत होता है। जब तक हमारे घर का पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रहेगा, जिस तरह का भी रहे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उनका प्रभाव जो है वो बच्चे की मानसिकता पे बिल्कुल सीधा पड़ता है ना। तो इसके लिए हमें एक तो घर, परिवार और विद्यालय का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसको बदलना पड़ेगा, है ना। कौन सी चीज़ बच्चे को पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, इसका पता लगाना पड़ेगा। उसके संगी साथी किस तरह के हैं, उनका पता लगाना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई भी चीज़ गलत है तो उसमें सुधार करना पड़ेगा। दूसरा, इस तरह के बालकों में जो आपराधिक भावनाएं घर कर चुकी हैं, अब उनको दूर करने के लिए हमें बच्चे के ध्यान को डाइवर्ट करना पड़ेगा, है ना। हमें उसके ध्यान को डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि वो उन चीज़ों के बारे में दोबारा से ना सोचे। तो इसके लिए बच्चे को दूसरे अदर एक्टिविटीज़ लाइक संगीत या फिर पेंटिंग या फिर जिस भी तरह की एक्टिविटी उसको आती है ना, खेल कूद हो या फिर अगर वो पढ़ने में रुचि रखता हो, तो इस तरह की चीज़ जो है वो, इस तरह का माहौल उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि उसका ध्यान इन सभी गलत आदतों से हट जाए और वह पुनः एक सही और सद्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे। ठीक है। तो किसी भी बच्चे में बाल अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले बाल अपराधी बनने के पीछे के कारण को जानना पड़ेगा हमें, कि बच्चे में इस तरह के गुण क्यों डेवलप हुए। देन उसके बाद जब हमें कारण पता पड़ जाएगा तो हमें उस तरह के वातावरण से उस बच्चे को दूर रखना पड़ेगा। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो निर्देशन मतलब इंस्ट्रक्शन देना। तो निर्देशन जो है वो एक प्रकार की अगर हम कहें तो ये किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए, है ना, किसी शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है वो प्रेरित किए जाने वाला एक कथन होता है। मतलब जिस तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसे समझाया था कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो टीचर जब आपको समझाता है कि आपको किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है, किन किन हेडिंग्स के अंतर्गत आपको उसका वर्णन करना है, किस तरीके से डाटा एकत्रित करने हैं, आंकड़े एकत्रित करने हैं, जब ये सभी कार्य आपको समझाए जाते हैं तो यही आपके निर्देशन कहलाता है। तो निर्देशन किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ये एक ऐसी विधि बताता है जिसका प्रयोग करके बालक अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। निर्देशन एक प्रकार का परामर्श होता है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें जो परामर्श जाता है, जो या फिर जो निर्देशक होता है, जो निर्देश दे रहा है, वो स्वयं कोई काम नहीं करेगा, पर वो जिस तरह का परामर्श, जिस तरह का निर्देश सामने वाले को देगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन निर्देशों का अनुपालन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। अगला प्रश्न है,
समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो समावेशी जिसमें कि सभी तरह का समावेशन होता है, हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, हर तरह की आर्थिक और सामाजिक स्थिति वाले बच्चे, शारीरिक स्थिति वाले, मानसिक स्थिति वाले बच्चे जब एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब ये सामान्य शिक्षा से किस प्रकार से भिन्न है? तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली, विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न होती है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। अब देखिए, इस बात को समझिए। सामान्य शिक्षा सामान्य बालकों के लिए होती है। सामान्य बालक जो कि औसत बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, 90 से 110 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, जो कि अपने स्तर की पढ़ाई करने में भी सक्षम होते हैं और अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों को भी करने में सक्षम होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो शिक्षा होती है वो बिल्कुल सामान्य होती है। उसमें किसी भी तरह की कोई खास टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता है। परंतु वहीं अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा में एक ही छत के नीचे मानसिक रूप से विशिष्टता रखने वाले, सामान्य रूप से विशिष्टता रखने वाले, है ना, किसी खास आर्थिक वर्ग से आने वाले बच्चे, किसी खास सामाजिक व्यवस्था से आने वाले बच्चे, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ऐसे में हम सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा प्रविधि का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से बाधित है, उसको दिखाई कम देता है, दृष्टि बाधित है, तो हमें उसके लिए अलग प्रकार की विधि का यूज़ करना पड़ेगा। कोई बच्चा जो है वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें जो है वो किसी अलग तरीके की टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि हम केवल सामान्य शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षण नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर तरह का बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है, जबकि जो आपकी सामान्य शिक्षा होती है उसमें सामान्य प्रविधियों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी लगभग एक जैसे ही हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से देखा जाए, मानसिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, वो सारे बच्चे एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं, तो उनके लिए हम एक ही विधि का यूज़ कर सकते हैं। परंतु समावेशी शिक्षा में बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विभिन्नता रखने वाले बालक एक साथ पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए हम केवल एक ही प्रविधि का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें सामान्य प्रविधियों के साथ साथ अलग अलग तरह की कुछ खास विधियों का भी उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो यही इसकी सबसे प्रमुख भिन्नता है। आगे बात करें हम निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं कि स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब स्कूल के जो सामान्य कार्य हैं उनको करने के लिए, उनको सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए स्कूल की शिक्षा प्रणाली को सही प्रकार से जो है वो संचालित करने के लिए हमें निर्देशों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायक, यानी कि कोई बच्चा है वो आफ्टर 10th जो है वो कोई सब्जेक्ट किसी स्ट्रीम को चूज़ करने वाला है, तो निर्देशन के माध्यम से आप उसको उसकी योग्यता के अनुसार एक सही स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए परामर्श या निर्देश दे सकते हैं। तो यही आपकी निर्देश की दो प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला है आपका परामर्श का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये परिभाषा जो है वो डॉक्टर जुआल के द्वारा दी गई है, पर अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से जो भी आपको परिभाषा सरल लगती है उसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, परामर्श एक प्रकार की राय देना होता है ना, जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं वही हम परामर्श कहलाता है, जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। मतलब ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आ गई है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में जब आप किसी दूसरे परामर्शदाता से अपनी समस्या को जो है वो शेयर करते हैं, तो वो आपको आपकी समस्या से सुलझने के लिए, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ राय देता है, कुछ सलाह देता है, यही आपका परामर्श कहलाता है। परामर्श की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? जब हम कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है निर्देश और परामर्श में क्या अंतर है। भाई लगभग दोनों चीज़ें एक समान ही दिखाई देती हैं, परंतु इनमें फिर भी कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। और देखिए अगर इस तरह का अंतर वाला प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे नहीं लिखना है ना, इस तरीके से नहीं लिखना है। ये बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इस तरीके से हम अंतर स्पष्ट नहीं करते। अंतर हमेशा इस तरीके से लिखना चाहिए अपन को। एक तरफ हम निर्देशन लिख देंगे और एक तरफ हम परामर्श लिख देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एग्ज़ाम में आप करके आएंगे। तो देखिए निर्देशन जो है वो सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन जो है वो हम किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं और ग्रुप ऑफ मेंबर्स को भी दे सकते हैं। जैसे अगर कोई टीम बना दी गई है तो उसको भी हम निर्देश दे सकते हैं और किसी एक व्यक्ति को भी निर्देश दिए जा सकते हैं। परंतु परामर्श जो है वो हमेशा व्यक्तिगत होता है ना। परामर्श यानी कि अगर आप कोई काउंसलर के पास जाते हैं हो तो कोई ग्रुप में थोड़ी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग तो बिल्कुल पर्सनल होती है ना। तो परामर्श हमेशा व्यक्तिगत होते हैं, जबकि निर्देश जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। निर्देश में व्यक्ति की समस्या समाधान योग्य बनाया जाता है। मतलब निर्देशन में क्या किया जाता है कि व्यक्ति को जो है वो समस्या का समाधान करने के योग्य बनाया जाता है। उसकी समस्या का समाधान स्वयं हल नहीं किया जाता है। निर्देशक कभी भी समस्या का समाधान नहीं करेगा, वो केवल आपको कुछ खास बातें समझाएगा जिसके फॉलो करके आपको आपकी समस्या का समाधान करना होता है। जबकि परामर्श में क्या होता है कि आपको समस्या का समाधान ही बता दिया जाता है, ठीक है ना। एक तो होता है, देखो जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको किसी ने कोई हिंट दिया कि ऐसा लिख सकते हो, तो वो तो होता है निर्देशन। और किसी ने आपको पूरा कॉपी देके टिपा दिया तो वो हो जाता है आपका परामर्श। तो निर्देशन में केवल आपको एक हिंट दिया जाता है कि किस तरीके से आप आपकी समस्या का हल कर सकते हो, जबकि परामर्श में पूर्णतः आपको समस्या का हल सुझा दिया जाता है। तो ये आपके कुछ खास इसके अंतर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक समावेशन से आपका क्या अभिप्राय है। तो समावेशन क्या है शैक्षिक, कि जब हम एक ही छत के नीचे अलग अलग है ना एक दूसरे से विभिन्नता रखने वाले बालकों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का यूज़ करते हुए उनको शिक्षा देते हैं, तो इसी को हम शैक्षिक समावेशन कहते हैं। यानी कि एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विभिन्नता रखने वाले बालकों और बालिकाओं को जब एक साथ विभिन्न प्रविधियों का उपयोग करते हुए शिक्षित किया जाता है तो इसी को हम शैक्षिक समावेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं। तो मानसिक मंदता की बात हो रही है यहाँ पे। तो मानसिक मंद क्या होते हैं कि औसत से कम मानसिक योग्यता रखने वाले बालक, है ना। जैसे कुछ बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि औसत यानी कि 90 से कम होती है, ऐसे बालकों को हम मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। मानसिक मंद बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, अतः इनमें मानसिक क्षमताएं भी कम होती हैं। इनमें अधिगम अक्षमता बालक भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है बुद्धि लब्धि कम है तो सामान्य बालक की तरह कुछ भी सीख नहीं पाता है, ठीक है। इनमें बुद्धि लब्धि कम होने के कारण इनमें शैक्षिक पिछड़ापन भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। अब विशेषताओं का मतलब ये नहीं होता है कि उनके गुण, अगर उनमें कोई कमी भी है तो वो भी विशेषताओं के ही अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो देखिए दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता, सबसे पहले हम बात करें मानसिक योग्यता की। तो देखिए अगर कोई बच्चा दृष्टि बाधित है यानी कि या तो उसको कम दिखाई देता है या फिर वो पूर्णतः दृष्टि उसकी नहीं है, तो ऐसे बच्चों की मानसिक योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कोई बच्चा दृष्टि बाधित है तो उसकी मानसिक योग्यता अन्य बालकों से कम होगी, नहीं, ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। अगला है आपका कि दृष्टि बाधितों की भाषा का विकास, ये भाषा दोषी नहीं होते। भाई अगर कोई बच्चा देखने में उसको दिक्कत है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सुनने में और बोलने में भी दिक्कत हो, ठीक है ना। तो उनके भाषाई विकास पर उनकी दृष्टि बाधिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
दृष्टिबाधित बच्चों को सामाजिक समायोजन, तो सामाजिक समायोजन की अगर हम बात करें तो इनमें व्यक्तिगत जो है वो समस्याएं नहीं, व्यक्तिगत समस्याएं इनको आ सकती हैं पर इनमें कोई आंतरिक समस्या नहीं होती है। मतलब व्यक्तिगत समस्या जैसे कि भाई हो सकता है कि वो देखने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए कुछ खास पढ़ाई की तकनीकों को अपनाना पड़े, जैसे कि ब्रेल लिपि का यूज़ करना पड़े, है ना, चश्मे का उनको यूज़ करना पड़े। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अंदर से भी कोई दिक्कत हो, कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हों लोगों में, क्योंकि उनकी मानसिक जो क्षमता है वो तो बिल्कुल सामान्य है। माना कि उनको दिखाई नहीं देता है या दिखाई कम देता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका प्रभाव उनकी बुद्धि पे पड़ेगा। तो सामाजिक समायोजन में ये बिल्कुल सामान्य होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। पर किसी पढ़ाई लिखाई के समय या फिर दूसरे कामों में इनको दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के। देखिए, निर्देशन की परिभाषा आ गई, तो ये तो दोबारा से रिपीटेड है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। चलिए अच्छे से याद कर लेना इसको। अगला है, परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो परामर्श देने वाली संस्थाएं जैसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी क्या हैं, आपके परामर्श देने वाली संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक बालकों का अधिगम जानने हेतु किए जाने वाले 2 उपकरण बताइए। कि किसी समावेशी बालकों के अधिगम स्तर को अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम किस किस तकनीक का यूज़ कर सकते हैं। एक तो उनकी बुद्धि लब्धि का यानी कि IQ का टेस्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी किया जा सकता है। तो इन 3 विधियों के द्वारा हम समावेशित बालकों का जो है वो परीक्षण कर सकते हैं। अगला देखिए, फिर से परामर्श की डेफिनेशन आ गई है, रिपीटेड है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। TLM क्या है? तो TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो TLM क्या है? ये कुछ खास प्रकार की इसमें जो है वो उपकरण होते हैं या अधिगम सामग्रियां होती हैं जिनका उपयोग हम प्रभावी शिक्षण के लिए करते हैं। अपनी शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए हम TLM का यूज़ करते हैं। तो ये एक खास प्रकार की सामग्री होती है, इसका फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। अगला प्रश्न है, परामर्श में सहयोग से के संबंध में निरीक्षण तंत्र में से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, निरीक्षण की जो प्रक्रिया होती है, ये निरीक्षणकर्ता विद्यालय जाते हैं और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करते हैं। यदि इनमें कोई दोष पाया जाता है तो वह उनको ढूंढता है और रिकॉर्ड करता है। तो सहयोग, जो परामर्श में सहयोग के संबंध में अगर हम निरीक्षण तंत्र की बात करें तो वो क्या होता है कि देखिए, इन्विजिलेटर जो हैं वो किसी दूसरी संस्था से, बाहरी संस्था से स्कूल या कॉलेजेस में आते हैं या फिर अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में आते हैं। वो वहाँ की संपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और यदि उनको कोई कमी पाई जाती है तो उसको वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर संबंधित हेडक्वार्टर में उसे पहुंचाते हैं और फिर उन कमियों को सुधारने के लिए जो है वो सूचना जो है वो हेड ऑफिस से जारी होती है संबंधित संस्था को और फिर उन सभी कमियों में सुधार किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैनल पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, पैनल क्या होता है? पैनल जो है वो एक से ज़्यादा लोगों का एक समूह होता है। पैनल किसे कहा जाता है? जब कुछ निर्णय लेने वाले बड़े अधिकारियों के समूह को पैनल कहा जाता है। तो ये जो है वो कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जिसे पैनल या पर्यवेक्षण कहा जाता है। पैनल यह समूह शिक्षा विभाग के अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कुछ खास शिक्षा विभाग से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो एक समूह का निर्माण करते हैं जिसे पैनल या पर्यवेक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष विद्यालय से आप क्या समझते हैं? विशेष विद्यालय यानी कि स्पेशल स्कूल। तो ये क्या होते हैं? ये एक खास प्रकार के विद्यालय होते हैं जिनमें कुछ खास प्रकार के जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको जो है वो मतलब उनके दैनिक जीवन से संबंधित या फिर शिक्षा से संबंधित जो है वो कार्य करवाए जाते हैं। मतलब उन्हें शिक्षित भी किया जाता है और यदि उनमें किसी भी प्रकार की विशिष्टता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, है ना, उससे संबंधित उनको विशेष प्रशिक्षण इन विद्यालयों में दिया जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे अगर दृष्टि बाधित या फिर वाणी बाधित हैं तो दृष्टि बाधित बच्चों को उनके
नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए कुछ खास प्रकार के चश्मे और दृष्टि यंत्र दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा वाणी बाधित है तो उसको वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिससे कि उसकी वाणी में सुधार हो। ठीक है, कोई बच्चे श्रवण बाधित हैं तो उनको श्रवण यंत्र प्रदान किए जाते हैं। कोई बच्चे मानसिक रूप से मंदता है उनमें, तो उनको कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं स्पेशल स्कूल्स में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है वो आपको पता है कि ये एक ऐसी शिक्षा है जो कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम वातावरण में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो आपके समावेशी शिक्षा में क्या होगा, हम एक ही परिभाषा याद रखेंगे, अलग अलग परिभाषा याद नहीं रखेंगे। कि समावेशी शिक्षा का वह प्रकार है जिसमें अलग अलग है ना, या एक दूसरे से विभिन्नता रखने वाले बालकों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है या फिर उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वसन, मतलब अगर किसी भी बालक में, यहाँ पे केवल शारीरिक अक्षमता नहीं आएगा बल्कि हर प्रकार की अक्षमता वाले बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके मध्य भेदभाव को कम करने के लिए जो है वो समावेशी शिक्षा का उपयोग किया जाता है। मतलब सभी बच्चे को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों के लिए अपनाई जाती है? तो इस प्रकार की जो प्रविधि है वो निम्न जाति के बच्चों के लिए अपनाई जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ हम पर्टिकुलर निम्न जाति की बात नहीं करेंगे, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, समावेशी शिक्षा की आपको केवल एक परिभाषा याद रखनी है कि विभिन्न प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों में या कई प्रकार के क्षेत्रों में एक दूसरे से विभिन्नता रखने वाले बालक, चाहे वो क्षेत्र मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, है ना, तो अलग अलग विभिन्नता रखने वाले बालकों को जब एक समान एक साथ शिक्षा दी जाती है तो उसी को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक समावेशन का अर्थ। तो शैक्षिक समावेशन का अर्थ क्या होगा कि जो ऐसा समावेशन या फिर ऐसा सहयोग जिसमें अलग अलग बालकों को एक साथ शिक्षित किया जाए, तो वही आपका शैक्षिक समावेशन कहलाता है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी जो बालक होते हैं वो एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं। इसमें शारीरिक रूप की विभिन्नता, मानसिक रूप से विभिन्नता, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से हर प्रकार की विभिन्नता को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से आप क्या समझते हैं? अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं? वही ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास जो है वो सामान्य बच्चों के अनुरूप नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं, है ना। चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जिसे हम क्या कहते हैं? चिल्ड्रन या चाइल्ड विद स्पेशल नीड, CWSN कहा जाता है, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जिनको कि सामान्य बालकों से अलग जो है वो कुछ खास प्रकार की शैक्षिक और शारीरिक और मानसिक जो है वो सहायता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अपवंचित बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जो कि सामाजिक रूप से वंचित हों, आर्थिक रूप से वंचित हों या शैक्षिक रूप से जिनको कुछ कमी का सामना करना पड़ा हो, तो ऐसे बालकों को अपवंचित बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक क्या है? तो ऐसा बालक जो कि अपने एज ग्रुप के या अपने समान कक्षा वर्ग वाले बच्चों, या फिर अगर हम कहें कि अपने से एक कक्षा नीचे का कार्य करने में जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं, जैसे कोई बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है पर उससे 7th क्लास का काम भी नहीं हो पाता है, वो 7th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा बच्चा पिछड़ा बालक कहलाएगा। तो पिछड़े बालक की क्या होगी परिभाषा? कि ऐसा बालक जो कि अपनी कक्षा से एक स्तर नीचे तक के कार्यों को करने में सक्षम नहीं होता, उन बालकों को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही जैसे दूसरे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जल्दी से फिर हम लाइव क्लासेस को भी स्टार्ट कर सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।